नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज आपका 28 अक्टूबर हो गया है और आज आपका पेट का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और इसी पेट के एग्जाम को मैंने देखते हुए ही आपके बीच में मैं 150 प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो दोस्तों जो 150 प्रश्न है आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। ये समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है। तो जितने भी मेरे भाई बहन परीक्षा देने जा रहे हैं वो परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को आवश्यक देख के जरूर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब आपको बताना है कि ये जो लॉन्च है ये कब किया गया था। आपको पता है एनवायरमेंट है यानी पर्यावरण है, तो पर्यावरण वाले दिवस ही के दिन ही लॉन्च किया गया होगा। 1 जून, 5 जून, 1 जुलाई या 5 जुलाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 5 जून को ये लॉन्च किया गया। 5 जून को ही क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को ही क्या, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शूटर शूटर सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है, बताइएगा। क्या स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, रजत पदक जीता है, या ये सभी पदक जीते हैं, तो बताइएगा। देखिए जो सौरभ चौधरी हैं, जो शूटर हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। शूटर और सा आप इस तरीके से इसको मैचिंग करके भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया है, बताइएगा। यानी मतदाताओं जो होते हैं, जो वोट कर डालने जाते हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार है वो कितने रुपए का रखा गया है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए, 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, या 2 लाख का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पोंगल त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब पोंगल जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 जनवरी को क्या होता है, मकर संक्रांति होता है, जो कि उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। जबकि बात करें पोंगल की, और गल गल कब करते हैं हम, जब किसी से मिलते हैं जब भी तो गल करते हैं, मिलते हैं जब भी तो गल करेंगे। तो मिलना किस में आ रहा है, बोलोगे सर मिलना इसमें आ रहा है, तो आप ध्यान रख लोगे, तुरंत किस में लगा दोगे, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दक्षिण भारत का त्योहार है, लेकिन जब उत्तर भारत की बात करते हैं तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा, पोंगल, और गल कब करते हैं, जब किसी से मिलते हैं। तो आपका तमिलनाडु का जो त्योहार है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, वो आपका क्या है, पोंगल है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। गणतंत्र दिवस पर परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसे चुना गया, बताइएगा। क्या उत्तराखंड को चुना गया, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, या हरियाणा को। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसे चुना गया, बताइएगा। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन एक बार, किसे चुना गया, किसको चुना गया था, उत्तर प्रदेश को चुना गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति कब से लागू हुई, बताइएगा। भारत की जो विदेशी नीति है वो कब से लागू की गई। भारत में कोई भी योजना आती है वो कब से, योजना तो नहीं कह सकते, कोई भी नीति है वो कब से लागू होती है, बताइएगा। और व्यापार से संबंधित होती है वो देखिएगा, हमारा जो वित्त वर्ष है वो कब खत्म होता है, आपका 31 मार्च को खत्म होता है। और नया स्टार्ट कब से होता है, आपका 1 अप्रैल से होता है। तो ये जाहिर है कि 1 अप्रैल से हुई होगी, तो आप तुरंत लगा दोगे 1 अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा, किन स्टेशनों के बीच में दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है, बताइएगा। किन 2 स्टेशनों के बीच में ये दिव्य काशी यात्रा जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, दिव्य, दी से क्या बना लो आप, दिल्ली, क्या बना लो, दिल्ली। और काशी कहाँ है आपका, वाराणसी में है।
वाराणसी में है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली, वाराणसी, दी, काशी। तो आप तुरंत लगा लोगे, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस ऐसी ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की, बताइएगा। पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है और वो कब की है, यानी पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताइए। क्या 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को या 24 जनवरी को? तो जो पराक्रम दिवस है दोस्तों, ये आपका 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। हर साल हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर दें। आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की, बताइएगा। बताइएगा किसने शुरू की प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, किसने शुरू की? क्या मध्य प्रदेश ने की, राजस्थान ने की, गुजरात ने की या उत्तर प्रदेश ने की? तो कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए प्रशिक्षु का प्रोत्साहन किसने की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको दिया गया है। विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आमिर खान को दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है या प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। कौन सा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आएगा ही आएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। बताइएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पर क्या है, घोड़ों के अवशेष मिले हैं। अब वो किस जगह मिले हैं ये आपको बताना है, बताइए। बनमाली में मिले हैं, चंदूदड़ों में मिले हैं, सुतका गेंडोर में मिले हैं या सुरकोटदा में मिले हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ मिले हैं। चलो सभी भाई बहन कमेंट जरूर करें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोटदा में मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको बता दूं, घोड़े की अस्थियां, ठीक है, कहाँ मिली हैं, सुरकोटदा में, सुरकोटदा में मिली हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है इस तरीके से। इसको हा बना लेना, दा को हा बना लेना, और अस्थि को क्या डी भी बोलते हैं, तो दा का हा आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अन्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं, बताइएगा। क्या स्तूप कहते हैं, तोरण कहते हैं, विहार कहते हैं, दुकंग कहते हैं? बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। अर्धगोलाकार अन्योष्टि जो टीला होता है उसको क्या बोलते हैं, स्तूप कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कादम्बरी के लेखक कौन है, बताइएगा। कौन है इसके लेखक? क्या कालिदास है, कौटिल्य है, हर्ष है या बाण है? बताइएगा कौन इसके लेखक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए कालिदास जो है वो किसके लेखक है, शाकुंतला, शाकुंतलम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसके लेखक है। लेकिन इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बाण भट्ट हैं। कौन है, बाण। तो आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई, बताइएगा। किस शासक ने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसने अपनाई थी लॉ और रक्त की नीति। देखिए बात करते हैं बाबर की, तो बाबर ने तो ज़्यादा शासन किया ही नहीं था, 4-5 साल शासन किया था, तो इसने तो कोई नीति ही नहीं दी थी। तो ये तो बेसिकट हो गया, ये तो बेसिकट हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। इसने क्या दी थी, लौह और रक्त की नीति दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, चलिएगा। हाँ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखिए लौह, लौह का मतलब क्या होता है, लोहा, और लोहा, और लोहे में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। और ताकत कब होती है, जिसमें बल होता है।
उसी में तो ज़्यादा ताकत होगी। तो आप इस तरीके से इसको मैच करके भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्नलिखित में से 15 वाला प्रश्न देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था? बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। बताइएगा किसके शासनकाल में हेन सांग जो चीनी यात्री है यानी जो चाइना से आया था, वो किसके शासनकाल में आया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा किसके शासनकाल में ये भारत आया था। बताइए क्या अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, प्रभाकर वर्धन के या हर्षवर्धन के? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। तो देखो इसमें भी हार है, इसमें भी हार है, तो तुरंत आप इसकी मैचिंग कर लेते हो। जो चीनी यात्री है वो कहाँ से आया था? हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आपका ऑप्शन जो आपका इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हेन सांग, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, हा और ये हा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। बताइएगा कहाँ की गई थी? कि द्वीप में की थी, दिल्ली में की थी, कोलकाता में या पोर्ट ब्लेयर में? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी हत्या कहाँ की गई थी। तो इसकी हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनैतिक गुरु बनाया था? बताइएगा, जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना एक गुरु बनाया था, और गुरु कौन था वो आपको बताना है। बताइए राजनैतिक गुरु, क्या बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे या बी आर अम्बेडकर थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसे माना था। तो मैं आपको बता दूं, राजनैतिक गुरु, और गुरु में क्या आ रहा है? गा आ रहा है, तो गा से आपने तुरंत लगा दिया गोपाल। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के इन्होंने गुरु थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? बताइएगा, जो जलियांवाला हत्याकांड है वो किस शहर में हुआ था? बताइएगा कहाँ हुआ था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ हुआ था। क्या अमृतसर में हुआ था, जालंधर में हुआ था, लाहौर में या आमला में? तो मैं आपको बता दूं, ये जो घटना थी जलियांवाला हत्याकांड की जो घटना थी, ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है दोस्तों। ठीक है, और ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और ये कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। और पंजाब के किस जिले में हुई थी? अमृतसर में हुई थी। और अमृतसर में ही दोस्तों क्या है? गोल्डन टेम्पल, यानी गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ स्थित है? ये भी आपका अमृतसर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे मिला के एक दो प्रश्न बन जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन शेयर जरूर करें इसे। बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? बताइएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो बताइएगा कौन थे जन्मदाता? एन एम लोखंडे, बीपी वाडिया, एन एम जोशी, एन एम राय? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एन एम राय जो थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्या थे? जन्मदाता थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे, बताइएगा कौन रहे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइएगा कौन रहे। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे किसके? कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रहे। बताइएगा कमेंट करके कौन रहे। तो आपको पता होना चाहिए दादा भाई, जो दादा थे वो लंबे समय तक रहते हैं, इस तरीके से आप ध्यान में रखना है, ज़्यादा समय तक जीते हैं दादा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? बताइएगा, यानी भारत का दक्षिणी जो सिरा है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, गुहार मोती कहते हैं, किबिथू कहते हैं या इंदिरा पॉइंट कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो दक्षिणा सिरा है उसको क्या बोलते हैं।
बताइएगा। तो जो दक्षिणा सिरा है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं दक्षिणी सिरे को। बात करते हैं इस इंदिरा कॉल किसे बोलते हैं? उत्तरी सिरा को। जो आपका उत्तरी सिरा है उसको क्या बोलते हैं? उसको इंदिरा कॉल कहते हैं, और जो दक्षिणी सिरा है उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी ये चार जो दिए गए मैचिंग दी गई है, एक इनमें से सुमेलित यानी मैचिंग का नहीं है। अब आपको बताना है वो कौन सा नहीं है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा वो कौन सा नहीं है। बताइएगा। आंधी, उत्तर प्रदेश, आप बोलोगे एकदम करेक्ट है। काल वैशाखी, पश्चिम बंगाल, ये भी ठीक है। लू उत्तर पश्चिम भारत में आता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो आम्र वर्षा है ये उड़ीसा में नहीं होती। अब उड़ीसा में नहीं होती तो कहाँ होती है? केरल में होती है दोस्तों। ठीक है, और केरल में ही क्या है? शांत घाटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमें इससे नेगेटिव पूछा था तो यही नेगेटिव है। जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? आम्र जो वर्षा होती है वो उड़ीसा में नहीं होती, कहाँ होती है? केरला में होती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा। जो मेघालय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा। खासी, जयांतिया, गारो, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलांग चोटी? बताइएगा कौन सी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिलांग चोटी हो जाएगा। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1965 जो है इसकी ऊंचाई है मीटर में, 1965। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? यानी यमुना नदी से इनमें से कौन सी नदी नहीं मिलती? बाकी सभी मिलेंगी बट एक नदी नहीं मिलेगी, और उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी या सोन नदी? बताइएगा। तो एक नदी जो है वो इससे नहीं मिलती, वो क्या है? सोन नदी। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये किसकी सहायक नदी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सब किसकी हैं? ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जबकि सोन की बात करें तो वो किसकी है? गंगा की सहायक नदी है, यानी गंगा में जाकर के मिलती है। बात करते हैं दोस्तों पंचवटी कहाँ स्थित है? बताइएगा कमेंट करके। ये जो पंचवटी है ये कहाँ स्थित है? क्या तमिलनाडु में, झारखंड में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो मैं आपको बता दूं ये महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के एक जिला है जिसका नाम क्या है? नासिक। नासिक में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? बताइएगा। यानी दोबारा मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी, भुगतान में कमी आई है, भुगतान को संदर्भित करता है? बताइए। क्रेडिट क्रेशियन, ठीक है, एमोर्टाइजेशन, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या वैक्यूडेशन? बताइएगा कमेंट करके इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट देना तो इसका मतलब क्या है? भुगतान में कमी आएगी। जब कोई हमें डिस्काउंट देता है तो उसकी भुगतान में कमी आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? यदि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? तो बताइएगा क्या कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर। कमेंट करिएगा जल्द से जल्द कि इसको क्या कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था? जब बंद ही होगी तो उसको क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। पैमाने का प्रतिफल क्या है? बताइएगा। जो पैमाना होता है उसका प्रतिफल क्या है? अल्पकालिक परिघटना,
दीर्घकालीन परिघटना, शाश्वत यानी कालातीत परिघटना, दिशा रहित परिघटना। तो जो आपको मैं बता दूं पैमाने का जो प्रतिफल है वो क्या है, दीर्घकालीन परिघटना है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन यानी कारक भुगतान है, बताइएगा। भवन के लिए, भूमि के लिए, फैक्ट्री के लिए या रेस्तरां के लिए, बताइएगा किसके लिए लिए जाने वाला ये उत्पादक यानी कारक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो लगान होता है वो हमेशा भूमि के लिए ही लिया जाता है, आपने नाम भी सुना होगा लगान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, बताइएगा। इनमें से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, रिकार्डो, माल्थस, रॉबिन्स या एडम स्मिथ। देखिए जो एडम स्मिथ है वो क्या है, अर्थशास्त्र के पिता हैं यानी जनक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है, बताइएगा। 124वां संशोधन विधेयक 2019 में हुआ था, ये किससे संबंधित है, ट्रिपल तलाक से यानी 3 तलाक से संबंधित है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, जीएसटी या एयर इंडिया का निजीकरण, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं जो 124वां है वो किससे संबंधित है। 124 क्या है, एक धनराशि है, और धनराशि किससे संबंधित है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नव सृजित उच्च न्यायालय है, बताइएगा। नव सृजित उच्च न्यायालय है, बताइएगा कहाँ है ये। मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसकी जो स्थापना थी, इसका गठन था, वो कब हुआ था ये भी आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा इसका जो गठन है मैं आपको बता दूं ये कब हुआ था, 2013 में हुआ था। बट इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देख कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है ग्राम सभा में कौन शामिल है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा ग्राम सभा में कौन शामिल है। गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, सभी साक्षर व्यक्ति, बताइएगा इनमें कौन शामिल है, ये आपको बताना है। ग्राम सभा में कौन कौन शामिल है। तो आपका प्रश्न नंबर 33 है, ये आपको बताना है। देखिए गांव में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होंगे। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो वैसे ही करेक्ट हो गया। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। इसमें आपसे बोला लोकसभा में मतदान करते समय टाई स्थित डैश वोट डालने का अधिकार होता है, बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री को होता है, स्पीकर को होता है, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे होता है और ये किस अनुच्छेद से होता है, ये भी आपको बताना है, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं ये 100वें अनुच्छेद से होता है दोस्तों, ठीक है। और ये कैसे होता है, स्पीकर को होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, बताइए। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, बताइएगा। इसमें आपको पता है जो मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण के लिए करता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जो अल्पसंख्यक होते हैं वो हमेशा किसके, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका
एक समवयव है बताइएगा, जिसमें मिथाइल प्रोपेन होता है? बताइएगा कमेंट करके। क्या एन ब्यूटेन होता है, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन या एन पेंटेन? बताइएगा किसका होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, मिथाइल प्रोपेन 4 कार्बन श्रृंखला के एन ब्यूटेन का संभावी है। तो एन ब्यूटेन कहाँ है? जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। इसमें क्या बोला? श्रृंखलन का गुण है बताइए, में प्रबल होता है बताइएगा। कार्बन होता है, सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है या नाइट्रोजन होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन होता है। देखिएगा श्रृंखला यानी जिससे श्रृंखला बनती है, तो हम श्रृंखला किसकी बनाते हैं? कार्बन की बनाते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने हाई स्कूल में और 12th में सीखा होगा केमिस्ट्री में। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? बताइएगा कौन सी गैस को कहा जाता है उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? बताइएगा कमेंट करके किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 39 की। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके। टिन है, फास्फोरस है, बिस्मिथ है या सिलिकॉन है? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन का दोस्तों सूत्र क्या होता है? SI होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की। जे थॉमसन को, जिन्होंने खोज की थी, के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? बताइएगा जे थॉमसन, थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन की या न्यूटन की? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए एक शब्द होता है ईंट पर नाच, तो देखिए ई यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, पा की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ना की बात करते हैं, न्यूटन ने की थी, किसकी? चैडविक की। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ई आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। ये आपके रदरफोर्ड ने की थी। इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ रदरफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किसकी की थी? आपके प्रोटॉन की थी। और न्यूटन की किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी तो आपने किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासक था? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। गुवाहाटी, जबलपुर, पटना या मैसूर? बताइएगा। बोड बोडेयार राजवंश का शासन था, बताइएगा कहाँ था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? बताइएगा। वस्तु एवं सेवा कर, इसे GST कहते हैं। ठीक है, बताइएगा। और ये भारत में कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस संविधान संशोधन से? 101वें संविधान संशोधन से ये लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा, क्या फ्रांस में हुई थी, USA, कनाडा या जर्मनी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुई थी। और भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और किस संविधान संशोधन से लागू हुई थी? 101वें संविधान संशोधन से लागू हुई थी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की। डैश, यहाँ कुछ आएगा। फेसबुक के संस्थापक हैं, बताइएगा। सब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको
किसको कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ स्थित थी? झारखंड में, झारखंड में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ कहानों में खनन किया जा रहा है? बताइएगा कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं किसका किया जा रहा है, हेमेटाइट का किया जा रहा है, जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 46 की। मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, शेयर बाजार सुधारक से, न्यायिक विलंब से, आपराधिक न्याय प्रणाली से, या कपड़ा क्षेत्र से? बताइएगा, कपड़ा क्षेत्र सुधार से। बताइएगा किससे संबंधित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये कब आई थी? ये सन 2000 में आई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किससे संबंधित है? आपका आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें बोला है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए ने डैश 2018 में हटाए जाने के बाद में हांगजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया। किसने किया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्रिकेट को किया था, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका सी है बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? बताइए, आंध्र प्रदेश से, सिक्किम से, हरियाणा से, या हिमाचल प्रदेश से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ही आपकी रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, जिसे अटल टनल भी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे तब उसके बाद में उसका आंसर देंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्यों में से एक है, वो आपको बताना है। अभी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा है इनमें से, कमेंट करके। क्या गोगरा है, नाट्य है, छम है, या धाम है? बताइएगा कमेंट करके मुझे कि कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी? क्या किरण बेदी थी, अश्वथी तांग थी, कंचन चौधरी थी, या सुंदरी नंदा थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचन चौधरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? बताइएगा, एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अवधेश नारंग, दिलकश सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, और नीतीश राणा। तो मैं आपको बता दूं एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। लखनऊ फ्रेंचाइज जी ने आईपीएल के लिए अपनी टीम का क्या नाम रखा है, ये आपको बताना है। बताइएगा, लखनऊ नवाब हैरिस, लखनऊ पायरेट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, या लखनऊ योगीराज? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, क्या 1 मार्च को मनाया जाता है, क्या 2 मार्च को, 3 मार्च को, या 4 मार्च को? तो बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस की, ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? बताइएगा, भारत की पहली, भारत में क्या है वो पहली वो है अकादमी है, और ये पैरा बैडमिंटन की है, और ये कहाँ स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। क्या देहरादून में, भोपाल में, गुरुग्राम में, या लखनऊ में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ यूपी में स्थित है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है।
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? बताइएगा, किस राज्य के मैनपुरी का एक सैनिक स्कूल है जो अब क्या है, जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा, वो आपको बताना है। बताइएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपको पता है कि मैनपुरी कहाँ है आपका, आपका उत्तर प्रदेश में है, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है या रखी थी? बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के एक शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब आपको बताना है कि वो आधारशिला कहाँ रखी है, क्या आगरा में रखी है, लखनऊ में, मेरठ में या वाराणसी में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ रखी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अब आगे बढ़ा दिया गया है। बताइएगा, कब तक आगे बढ़ा दिया गया है? मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया है, मार्च 2023 तक आगे बढ़ाया है, मार्च 2024 तक या मार्च 2025 तक? आपको पता है कि ये दोनों तो आउट हो चुके हैं, निकल चुकी हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जो आपका सी है जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। किस राज्य में कुल पंजीकरण ईवीएस सबसे ज्यादा है? बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है या हरियाणा में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? बताइएगा, झांसी जो है ये आपका यूपी में स्थित है, और यूपी में स्थित एक शहर है। अब झांसी में इसका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। अहिल्याबाई होलकर रेलवे स्टेशन, देवी पद्मावती रेलवे स्टेशन, रानी रुक्मणी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है, झांसी रेलवे स्टेशन को हटा करके। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या 5 जनवरी को मनाते हैं, 6 जनवरी को, 8 जनवरी को या 9 जनवरी को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 जनवरी हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 22 मार्च को आप कौन सा दिवस मनाते हैं? बताइएगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस, जल दिवस मनाते हैं। अब आपको ये मुझे कमेंट करके फिर बताना है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम जो ग्रंथ यानी जो बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। कितने महाजनपदों का मिलता है प्रमाण? 16 महाजनपदों का जो प्रमाण मिला है अभी तक। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। भारत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, ये आपको बताना है। तो बताइए, यानी ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने भारत पर सबसे पहले शासन किया था? तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि किसने किया था।
कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा। खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश या आपका तुगलक वंश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। अब गुलाम वंश के बाद में किसने शासक किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे किसने किया था, गुलाम वंश ने किया था। दूसरे नंबर पर खिलजी वंश ने किया था। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा था, तुगलक वंश। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है आपका, ये वाला सैयद लोधी वंश। तो आपका ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले इन चारों ने क्या किया था, राज किया था, और इसके बाद में मुगल आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको मुझसे मैंने अभी अभी पूछा कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका कौन सा दिवस होता है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात शासक बना और गुलाम वंश की नींव रखी। बताइएगा, मोहम्मद बिन गौरी का गुलाम था, उसी ने ही क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी नींव रखी। तो आपको बताना है कि इनमें से वह कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की क्या की थी, नींव रखी थी। और ये किसका गुलाम था, ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। यानी मौर्य वंश के बाद में जो मगध जो था वहां पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है कि शक वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन वंश का या शंगु वंश का। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा मौर्य वंश के बाद में कौन आया था, शंगु वंश आया था मगध पर। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन, सरयू नदी, गंगा नदी, फल्गु नदी या ऋजुपालिका नदी। तो बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी पर के किनारे क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। किस शहर में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, ये आपको बताना है। चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने खुद को अपने आप को गोली मारी थी, और वो किस शहर में मारी थी, क्या भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में या जबलपुर में। बताइएगा किस शहर में मारी थी कमेंट करके, और ये कब मारी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मारी थी कहाँ, इलाहाबाद में इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। बट ये कब मारी गई थी, ये आपको मारी थी 27 फरवरी 1931 को। 1931 में इन्होंने क्या किया था, खुद को गोली मार ली थी। क्यों मारी थी, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के घेरे जाने पर इन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद जो कि अभी वर्तमान में उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, मगर गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा ये आपको मैचिंग करना है, और मैचिंग करने के बाद में जब आपको ये करना है, तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। देखिएगा बहुत, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, देखिएगा अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। इसको हमें मिलान करना है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनका संबंध किससे था, सूर्य सेन का किससे था, भगत सिंह का किससे था, अरविंदो घोष का किससे था, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि किसका किससे संबंध था। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो भगत सिंह जो थे उनका संबंध किससे था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राम प्रसाद जो बिस्मिल थे
इनका संबंध किससे था, यानी पहले का कौन सा होगा, पहले आपको ये पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उनका संबंध किससे था, काकोरी षड्यंत्र से था। किससे था दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र से था। वही बात करते हैं सूर्यसेन का किससे था, शास्त्रागार से था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अरविंद, अरविंद घोष का किससे था, अलीपुर बम मामले से था। और भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र से था। तो आपका इनमें से देखो दूसरे का कौन सा है, तीसरा। तो और दूसरे का तीसरा है और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले दूसरे और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और पांचवे का पहला। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। भगत सिंह का संबंध किससे था, लाहौर से था, लाहौर षड्यंत्र से था। और रामप्रसाद बिस्मिल्ला का काकोरी ट्रेन डकैती से था। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपको क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपसे कहा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइएगा। यानी जो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने की थी इसकी स्थापना और किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत या मदन मोहन मालवीय। तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों। और ये कब की गई थी, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। शाहिर, लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। तो बताइएगा यानी ये गीत जो है ये किसने गाया था, इसकी रचना किसने की थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ये किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और वो किसके द्वारा मनाया गया ये आपको बताना है। ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसके द्वारा मनाया गया, मुस्लिम लीग द्वारा ये दिवस मनाया गया। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रे का आपको नाम बताना है, बताइए। पेंसिला, खुरदुंगला, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा उस दर्रे का नाम क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये आपका कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। तवांग और लोहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या नाम है, हपूनगन दर्रा, कुमाज वंग दर्रा, बूमला दर्रा या चंदकन दर्रा। बताइएगा उस दर्रे का नाम आपको बताना है कि उस दर्रे का नाम क्या है और ये कितने किलोमीटर तक इन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका नाम क्या है, बूमला दर्रा, और इसकी लंबाई कितनी है, 37 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से ये जाना जाता है। ये आपको पता है, चांगला दर्रा, अगला दर्रा, लानकला दर्रा, बनिहाल दर्रा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस दर्रे का नाम क्या है दोस्तों, बनिहाल दर्रा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। डैश, यहाँ ये आएगा इनमें से कोई एक ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है, ये आपको बताना है। तो इनमें से वो एक है, अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, सब जानते हैं रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ठीक है, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, अटल टनल भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों,
इतनी इसकी लंबाई है, वहीं पर ये स्थित है। रोहतांग जो आपका अटल टनल है वहीं पर ये स्थित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि वर्तमान में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। ये आपको बताना है कमेंट करके, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डेस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, क्या असम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या नागालैंड में। तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है, माजुली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है और किस नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है और ये वर्तमान में कहाँ है, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। असम में क्या है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कौन सा अभ्यारण्य है, काजीरंगा, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें सामान्य रूप से वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, विस्फूर्ति कहेंगे, मुद्रा स्फूर्ति कहेंगे, मुद्रा स्फूर्ति जनित मंदी कहेंगे, या अपस्फूर्ति कहेंगे। तो ये आपको कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहेंगे। तो आप इसको क्या कहेंगे, जब उसमें वृद्धि होगी तो मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइएगा 1951 में, 1974 में, 1965 में, या 1949 में। 1900 बताइएगा कब हुई थी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी, 1949 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। मुद्रा, इसको धन या पूंजी किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। डूबी हुई पूंजी, चलायमान पूंजी, ठोस पूंजी, या सामाजिक पूंजी, बताइएगा किसका उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलायमान पूंजी का ये उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था, बताइएगा। वॉकर ने, क्लार्क ने, नाइट ने, या शुम्पीटर ने, बताइएगा। लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। किसने दिया था, शुम्पीटर ने दिया था, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, या कृषि क्षेत्र है। यानी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जहां से बनती है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहाँ है, कृषि क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा रूप बकमिन स्टरफ्लेरिन का एक अपर रूप है, ये आपको बताना है। फास्फोरस है, लोहा है, कार्बन है, या बोरोन है, बताइएगा कौन सा है इनमें से। कमेंट करके मुझे बताएं। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, C60 भी बोल देते हैं, और ये क्या है, कार्बन का अपर रूप है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यही श्रृंखला बनाता है कार्बन। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, बताइएगा। प्रोपाइन है, प्रोपिनोन है, प्रोपेनल है, या प्रोपेनॉल है, बताइएगा। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड जो है आपको बताना है किसमें, तो प्रोपेनल में है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, बताइएगा। क्या वह अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है, रीनल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में और भी भाषा में हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
ओजोन परत को नष्ट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों समताप मंडल जो है में ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत को किससे मापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक यूनिट होती है, इसका नाम क्या है? डावसन। ठीक है दोस्तों, ओजोन जो परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है दोस्तों, ये आपको इतना पता होना चाहिए। और ओजोन जो आपका दिवस है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। और सबसे ज़्यादा इसको नष्ट कौन सी गैस करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको करती है CFC। ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नष्ट करती है। और ये सूर्य से आने वाली यूवीसी जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है किरणें, इसको आने से रोकती है। तो आपको बताना है नष्ट कौन करता है? सिलिकॉन करता है, सल्फर करता है, कार्बन करता है या क्लोरीन करता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या करता है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, एक बार कमेंट जरूर करिएगा क्या करता है। अब देखिए CFC दिया नहीं है तो कोई और तत्व देखो कौन सा करता है, बताइएगा। क्लोरीन करती है। कौन सी करती है? क्लोरीन करती है। हाँ, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है, सल्फर का S होता है, कार्बन का C होता है और सिलिकॉन का Si होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। बिजली से धातु छड़ाना, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है ये आपको बताना है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है बताइएगा। क्या तांबा, टिन, जस्ता या एल्यूमिनियम? बताइएगा। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या जम जाता है? जस्ते की परत जम जाती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका C है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में अब अवशिष्ट शक्तियों, ठीक है, रेजिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। किस संविधान से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, अमेरिका से, कनाडा से या जापान से? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये किस अनुच्छेद में आता है बताइएगा, ये भी आपको बताना है। तो देख मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद 80 में आता है दोस्तों, अनुच्छेद 80 का भाग है। और ये किस देश से लिया गया है ये भी आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस देश से लिया गया है। ये आपका ऑप्शन जो C है वो इससे यहाँ से लिया गया है, यानी कनाडा से लिया गया है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवा नेतृत्व हो जाते हैं ये आपको बताना है। कितने वर्ष बाद हो जाते हैं बताइएगा। तो राज्यसभा के सबसे पहले आपको सदस्यों की संख्या पता होनी चाहिए। कितने राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोहित होते हैं बताइएगा। कितने दोस्तों? 12 होते हैं दोस्तों। और इसका जो राष्ट्रपति के जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 6 वर्ष होता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन जो आपका C है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/4 भाग कम हो जाता है। यानी इसका 1/4 जब आप निकालोगे, 1/3 भाग कम हो जाता है। 1/3 जब आप निकालेंगे तो 4 उसमें रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है ये आपको बताना है। डॉक्टर GS ढिल्लर, मीरा कुमार, बलराम झाकड़ या हुकुम सिंह? बताइएगा कमेंट करके कि इनका कार्यकाल कितना रहा है। सबसे अधिक आपको बताना है, सर्वाधिक किसका रहा है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका रहा है सर्वाधिक कार्यकाल। हाँ, ऑप्शन जो आपका C है वो करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बलराम झाकड़ का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। शून्य काल का अर्थ है बताइएगा कमेंट करके, शून्य काल का क्या अर्थ है कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं शून्य काल का क्या अर्थ है। शून्य काल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने की अनुमति एवं क्रम का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यानी मैंने क्या बोला है अभी, यानी संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी हमें कोई सूचना दी है नहीं दी है फिर भी क्या है प्रश्न पूछा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से, ये आपको बताना है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो, जब प्रश्न पूछेंगे तो चर्चा ही होगी। तो आपका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर
40 की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 या 35। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 41, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। हर्षा भोसले, संजय मांजरेकर, नरोत्तम पुरी या आशीष रे, बताइएगा कौन है इसके लेखक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशीष रे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। भारत में है, लेकिन भारत के किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। क्या केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और केरल में ही आपकी क्या है, शांत घाटी स्थित है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या है बताइएगा, पोंगल त्योहार मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था मिलना, और मिलकर क्या करते हैं, गल। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या हिमाचल प्रदेश में है, बताइएगा ये कहाँ स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कहाँ आपका स्थित है, बताइएगा। तो ये आपका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम क्या है, चंबा। क्या ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाहिमा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, बताइएगा। कछुआ के लिए, हाथी के लिए, हिरन के लिए, मगरमच्छ के लिए, बताइएगा। ये उड़ीसा में है, एक अभ्यारण्य है, एक नेशनल पार्क है। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। अभी आपको बताना है किसके लिए अभ्यारण्य है, एक एक के लिए अभ्यारण्य है, ये आपको बताना है इनमें से कोई एक। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, किसके लिए, कछुआ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए या मगरमच्छ के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 45 की। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है, बताइएगा। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है, नोएडा को कहा जाता है, हाथरस को कहा जाता है, गाजियाबाद को या मथुरा को। तो बताइएगा गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, गेटवे और यूपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये बताना है किस शहर को कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको कहा जाता है, गाजियाबाद को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। ये आपको बताना है कमेंट करके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। क्या गोरखपुर में, लखीमपुर में, इटावा में या बहराइच में, बताइएगा। बहराइच में, बताइएगा कमेंट करके कहाँ किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में किया गया है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कहाँ किया गया है। तो आपका गोरखपुर में किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 47 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। यानी जो विकेट कीपर है का जो हेलमेट है वो जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली जो बॉल है वो हेलमेट पर जाके लगी है। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा जीके का। तो बताइएगा कितने रन दिए जाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो उसको 5 रन दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उसका हेलमेट नीचे रखा है और हेलमेट से आके बॉल लगती है तो उसको 5 रन दिए जाएंगे, पेनल्टी होती है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की। किस नदी को नर्मदा
की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, क्या ताप्ती को, लूनी को, साबरमती को या माही को? कमेंट करके मुझे बताइएगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये ताप्ती नदी को कहा जाता है। ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत के प्रक्षोभों के मध्य बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। ठीक है, इस नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ताप्ती नदी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। बाढ़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बताएगा, 1789 में, 1769 में, 1789 में या 1799 में? बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, 1779 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। खनिज वैज्ञानिक, भूगोलिक, जीवाश्म विज्ञान या स्तरित शैल विज्ञान? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, स्तरित शैल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, शैल क्या होता है? एक चट्टान होती है, तो चट्टान से संबंधित ये है, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमसे बोला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, बताइएगा। यानी जो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म क्या था, ये आपको बताना है। बताइए, भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था? तो मैं आपको बता दूं, जो आर्य लोग आए थे भारत, उनका एक धर्म था, वो क्या था? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइएगा, क्या तक्षशिला से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं या हस्तिनापुर से मिले हैं? बताइएगा किससे मिले हैं। तो आप कहाँ से मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नति प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? बताइएगा, क्या अशोक की स्मृति में बना है, हर्ष, चंद्रगुप्त या अनंगपाल? बताइएगा, किसकी मतलब किसकी उन्नति प्रसिद्धि के कारण ये बना है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा है पाल वंश के संस्थापक कौन था, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? बताइएगा, वह पाल वंश का कौन था संस्थापक था? बताइए, क्या गोपाल था, देवपाल था, धर्मपाल था या नारायण पाल था? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपको बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? जनरल डायर के कहने पे ही तो हिंदुस्तानियों पे गोली चली थी, और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर, यानी पंजाब में ये घटना हुई थी। और किसने आदेश दिया था? डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। बट इसको किसने मार डाला था ये आपको बताना है। क्या पृथ्वी सिंह आजाद ने मार दिया था, सरदार किशन सिंह ने मारा था, ऊधम सिंह ने, या सोहनलाल जोश ने मारा था? तो बताइएगा किसने मारा था? इसको ऊधम सिंह ने मारा था। तो आपका ऑप्शन जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? बताइएगा, हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है, इनमें से एक आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो उस आंदोलन का नाम क्या है जिसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है? वो क्या है? असहयोग आंदोलन।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एटना, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है और सक्रिय है। इसका ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। क्या पुर्तगाल में, स्पेन में, ग्रीस में या इटली में? बताइएगा ये कहाँ स्थित है, कमेंट करिएगा। तो देखिए यूरोप में क्या क्या स्थित है, इटली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है, यानी 3 जो आग्नेय चट्टानें होंगी और एक इनमें से आग्नेय चट्टान नहीं होगी, वो आपको बताना है। देखिए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनोवा भी आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, बट जो नाइस है ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, जो सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी कौन सी, ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि ये कोई चट्टान ही नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, ठीक है, बोटेनिकल सर्व ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। क्या लखनऊ में है, बताइएगा, दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है, ऊटकमंड में है, बताइएगा कहाँ स्थित है। 9th वाले का राइट आंसर बताइए कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बताइएगा कहाँ स्थित है। क्या मध्य प्रदेश में स्थित है, असम में स्थित है, झारखंड में स्थित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये जो है कहाँ स्थित है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है, बताइएगा, कमेंट करिए, बताइएगा कहाँ स्थित है ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में स्थित है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। क्या नाम है दोस्तों, काजीरंगा। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और गैंडा दिवस कब मनाते हैं, तो गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाते हैं, 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। इसमें क्या बोला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से या केरल से? बताइएगा। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, और शांत घाटी कहाँ स्थित है, आपकी केरल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो यहाँ क्या स्थित है, फूलों की घाटी। जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की जो घाटी अगर पूछे तो उत्तराखंड है, और शांत घाटी अगर पूछे तो आपका क्या है, केरल है। रोहतांग सुरंग पूछे, रोहतांग दर्रा पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश है। और तमिलनाडु की बात करें तो मिलन मिलते कब है, जब हम गल करते हैं। तो पोंगल जो त्योहार है वो कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु है, यानी भारत में जो नागरिक हैं वो इलेक्शन जब पढ़ते हैं, वोटिंग होती है, तो वोट कौन कौन डाल सकता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी है? बताइएगा। क्या 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 21 वर्ष है या 20 वर्ष है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब जानते हैं कितनी वर्ष है, 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष से कम का बच्चा वोट नहीं डाल सकता। 18 साल से कितना भी बड़ा होगा वो वोट डाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, ये आपको बताना है। अब सरकारिया आयोग का कौन सदस्य था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सरकारिया आयोग का जो सदस्य था वो कौन था। कमेंट करके मुझे बताइएगा सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था। बताइएगा। वी शंकर था, के हनुमैंतिया था, डॉक्टर एस आर सेन था, ओबी अलगेसन था। बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या था, सेन था, यानी डॉक्टर एस आर
सेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी सरकारी आयोग की, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका स्थापना कब हुई थी? 1983 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निर्वाचनों का अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें नियत है, बताइएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो निर्वाचन जो अधिचरण है, जो निर्देशन है, जो नियंत्रण है, ये कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है। यानी ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, बताइएगा। क्या संसद है, राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अब आपको बताना है ये क्या है, इंडिया अर्थात भारत जो है ये क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। राज्यों का संघ है, करेक्ट बात है, राज्यों का संघ है। एकात्मक शिष्टता वाला संघीय राज्य, गलत हो गया। संघीय गलत हो गया, संघीय गलत, राज्य, संघीय राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, बताइएगा। किसकी सहमति के बिना कोई भी सरकारी खजाने में से कोई भी खर्च नहीं कर सकता, बताइएगा। किस? संसद से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या उच्चतम न्यायालय से? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो क्या होगा? संसद। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, बताइएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं या छठी? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, वो क्या है, बताइएगा। आरबीआई है, नाबार्ड है, एआरडीसी है या नेफेड है, बताइएगा कौन है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? यानी इनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती, वो आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं। देखिए, उपहार कर राज्य केंद्र सरकार लगाती है, मनोरंजन कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है, बट व्यक्तिगत जो कर होता है वो कौन लगाता है? वो राज्य सरकार लगाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था और वह था, बताइएगा कब किया गया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। 1949 में किया गया था। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बताओ कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लगाया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है या फ्रांस है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन टैक्स को लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है, बताइएगा। और ये एक कैसा कर है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक प्रदूषण कर है। प्रदूषण के ऊपर एक कर लगता है और ये सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने लगाया था। यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो बताओ कौन है? सरोजिनी नायडू है, ये तो राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचिता कृपलानी है या सुश्री जयललिता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सुचिता जो कृपलानी है ये कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। अब वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का में 75 जिले हैं दोस्तों और 18 मंडल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइएगा। क्या केरल में है, असम में है, राजस्थान में है या हरियाणा में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा। कहाँ है? असम में जो गमछा है वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है या तमिलनाडु है? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है दोस्तों। ठीक है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ये भी आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के हैं? ये आपको बताना है। बताइएगा। बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएसए के हैं, न्यूजीलैंड के हैं या मैक्सिको के हैं? बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ के हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ के हैं। यूएसए के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूएसए के हैं। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? आगरा है, हैदराबाद है, मैसूर है या चेन्नई है? बताइए। सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर जो है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन का है, कालाहारी का है, सहारा का है या थार का है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं सहारा का जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? बताइएगा। उपन्यासकार के लिए, गोल्फ खिलाड़ी के लिए, शास्त्रीय नृत्यक के लिए या बालुका कलाकार के लिए? बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बालुका कलाकार के लिए ये बहुत ज्यादा विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, डी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। बताइएगा। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? बताइएगा। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा। किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है, दूती चंद को, मनु भास्कर को या दिव्या काकरान को जाना जाता है? बताइएगा कैसे जाना जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हिमा दास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बताइएगा। मनीला में, जेनेवा में, स्टॉकहोम में या न्यूयॉर्क में? बताइएगा। जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल कहाँ बांटे जाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है हर साल कहाँ बांटे जाते हैं दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। सलीम अली थे, सलीम अली थे, अब आपको बताना है, एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे, एक विख्यात गजल गायक थे, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सलीम अली कौन थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा। 33 का राइट आंसर। एक विख्यात जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है, नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है या नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा 34 का। तो मैं आपको बता दूं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की आ गया है प्रश्न नंबर 35। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा। क्या चिल्का झील है, बूलर झील है, लोटक झील है या सांबर झील है?
तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, भारत में बूडर झील है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों सबसे विश्व की ताजे पानी की कौन सी झील है, बताइएगा कमेंट करके, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है बताइएगा, कोहिमा है, ईटानगर है, आइजोल है या करबी एंगलोंग है, बताइएगा कौन सी है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोहिमा की बात करते हैं, ये आपकी नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है दोस्तों। ईटानगर की बात करते हैं दोस्तों, ईटानगर कहाँ की है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की है, वेरी गुड। कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। एजरा कप का संबंध किस खेल से है बताइएगा, क्या पोलो से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या नौका चालन से है, बताइएगा किस खेल से संबंधित है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। एजरा कप, एजरा कप जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलो से संबंधित है, यानी जो आपको ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। लोकपाल नियुक्ति करने वाला, लोकपाल नियुक्ति करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रांस है, चीन है, स्वीडन है या बेलग्रेड है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीका के गांधी, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है, बताइएगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। मीरा करजई, फिरोज गांधी, नेल्सन मंडेला या एम के गांधी, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन फेमस है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर बताइए, कौन है, मांडेला। नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, बताइएगा। जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1950 में, 1936 में। तो मैं आपको बता दूं जो ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। जबकि एक वर्ड और आपने सुना होगा, आकाशवाणी। आकाशवाणी, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट करके। ये आपकी हुई थी 1957 में, आकाशवाणी की स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बंकिम चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है या अरविंद घोष है, बताइएगा कमेंट करके। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, सभी जानते हैं। और राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे बोला भारत के किस राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया, बताइएगा। महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मलखंब जो है राष्ट्रीय खेल किसने घोषित किया था, मध्य प्रदेश ने किया है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। संगणकों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं, बताइएगा। जो संगणक होते हैं उनके जो आईसी जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती है, बताइएगा। लेड की, क्रोमियम की, सिलिकॉन की या सोने की, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए लेड का संकेत क्या होता है, पीबी होता है, सिलिकॉन का एसआई होता है, सोने का क्या होता है, एयू होता है, और जबकि क्रोमियम का क्या होता है, सीआर होता है। तो बताइएगा ये किसकी बनी होती है, जितनी भी चिप होती है ये सारी सिलिकॉन की बनी होती है, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की, बताइएगा इसका राइट आंसर। अनुपम क्या है, बताइएगा कमेंट करके बताइए कि अनुपम एक क्या है, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूं अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर के नाम है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है, बताइए जो सबसे छोटी मेमोरी साइज की जो इकाई है वो क्या है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा सबसे छोटी, बताइएगा। देखो सबसे बड़ी क्या होती है, पीबी, जिसका नाम क्या है, पेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है, टीबी यानी टेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है, जीबी यानी गीगाबाइट। फिर क्या होती है, एमबी यानी मेगाबाइट। फिर इसके बाद में क्या होती है, केबी यानी किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, केबी हो जाएगी। और केबी कहाँ है, जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है उसमें दी गई है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, जो आपका ऑप्शन जो आपका इसमें ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, नोवेल ने किया था, और ओरेकल ने किया था, या सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था, बताइएगा। जावा एक क्या है, प्रोसेसिंग भाषा है, जिसे मूल सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स ने क्या किया था, विकसित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप बताइएगा, 47 के बारे में बताइएगा कि तीसरे राज्य जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, कर्नाटक ने किया है, या गुजरात ने किया है। तो कमेंट करके मुझे आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हो गया, बताइएगा। अमृत सरोवर क्या रायपुर, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर की ग्राम पंचायत का ये क्या पूरा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायपुर नहीं होता रामपुर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया। क्या केरल ने, मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, या अरुणाचल प्रदेश ने। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया है, केरल ने किया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, या मलेशिया है। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।